स्वागत है, वेलकम है आप सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों, सीजीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है प्री का, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, 18 से 20 दिन। और इस समय आपको जो गलतियां, अधिकतर जो स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं, उनको हमको सुधारना है और कुछ चीजें हैं जो आपको जानना पड़ेगा, तभी आपका प्री निकलेगा। नहीं तो प्री नहीं निकलता। 99% बच्चों का जो है वो दिक्कत यही रहता है, क्योंकि हमने मेन चीज जो है उस पर ध्यान नहीं दिया है। क्या क्या चीजें हैं जिसको बहुत बारीकी से आपको ध्यान इस बार का प्री अगर निकालना है तो वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं उन्हीं पर ही हम आज चर्चा करेंगे। देखिएगा, आपको सारा चीज बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर होगा। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, पहला अगर हम चीज देखें तो वो आपके लिए इस बार जो महत्वपूर्ण है वो है सी सेट, है ना। सी सेट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सी सेट दो पार्ट में, एक आता है मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट, और एक आता है आपका लैंग्वेज वाला पार्ट, है ना। तो दो चीजें इसमें बहुत ढंग से याद रखना। जो मैथ्स वाला भाग है, मैथ्स और रीजनिंग वाला भाग है दोस्तों, उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं, यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस जो पेपर हो रहे हैं सीजी व्यापम के और सीजी पीएससी जो एग्जाम लिए हैं अमीन पटवारी से लेकर जितने भी हुए हैं, उनका अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है मैथ्स रीजनिंग में कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो यदि आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, क्रम से जमाइए वाले क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा। अब वो अंक नहीं है कि जो मैथ्स है उसको सॉल्व करो और एक आंसर आ गया, इस प्रकार का जो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। बहुत ही कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा आधा से 1 घंटा ले लेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर अगर इसमें आप क्वालिफाइड नहीं हुए तो आपके सेकंड पेपर, जो पहला पेपर है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैथ्स और रीजनिंग को बहुत ढंग से, अब जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले हैं, जिनका 12th मैथ्स था, ग्रेजुएशन मैथ्स था, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वो भी ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहें। जितने भी बेसिक्स है, खासकर एडवांस मैथ्स के, उनको आप बहुत ढंग से तैयारी करिएगा, तभी आपका निकलेगा। दूसरा हम बात करें, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, उनको बहुत ढंग से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। और अभी हम देखें कि मैथ्स तैयारी करें तो उतना समय अब नहीं है। तो मैथ्स और रीजनिंग की जितनी भी तैयारी है वो ठीक है। वो क्या करेंगे, लैंग्वेज को बहुत ढंग से करेंगे, और वैसे भी करके रखे ही होंगे लैंग्वेज को, है ना। लैंग्वेज में भी दो, एक हिंदी लैंग्वेज आएगा और एक सीजी लैंग्वेज आएगा। तो हिंदी बैकग्राउंड वाले जो हिंदी पहले से ही पढ़े हैं, उनको ये लगेगा कि हिंदी हमारा अच्छे से बन जाएगा और हो जाएगा। तो आप अभी जो पेपर हुआ है ना सीजी टेट का, उसको देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लेवल अब क्या रहने वाला है। तो उसमें जो हिंदी पूछा गया था, मैं नहीं बोलता कि उतना हार्ड आएगा, परंतु अभी कोई भी कहा नहीं जा सकता, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल में रखनी पड़ेगी। और जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, उनको भी अब लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। अब ऐसा नहीं होगा केवल मैथ्स क्वालिफाई करा दे। पहले क्या होता था, केवल मैथ्स वाले जो हैं वो 40 नंबर का बना लिए, मैथ्स में क्वालिफाइड हो गए। लैंग्वेज वाले जो है लैंग्वेज बना लिए, 2-4 मैथ सॉल्व कर लिए, क्वालिफाइड हो गए। लेकिन इस बार जो है बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन रहेगा। और अब जो है परीक्षा क्या की जा रही है, संतुलन की स्थिति बना रही है। मैथ्स में भी उतना अंक लाना पड़ेगा, लैंग्वेज में भी, दोनों मिलाकर ही आपका क्वालिफाइंग नंबर आएगा। खासकर जनरल वाले को बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको दोनों को ही, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड वाले हों तो वो भी नहीं छोड़ा जा सकता, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं तो भी नहीं। आपको लैंग्वेज भी ढंग से करना पड़ेगा और मैथ्स भी बहुत ढंग से करना पड़ेगा। अगर ये पास किए तब आपके पहले पेपर का कोई मतलब होगा। अब देखिए, दूसरा जो आपको चीज ध्यान में रखनी है, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जो मेन कोर सब्जेक्ट होता है उनको पढ़ लिए, जैसे इंडियन हिस्ट्री, सीजी हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, है ना, और सीजी जो जियोग्राफी है, इनको मेन मेन को हम बहुत ज्यादा पढ़ देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न
पूछे जा रहे हैं, तो उनको हम अमूमन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे ऐसा लगता है कि वो एक दो रिलेटेड रहेगा और उससे हम क्या है आसानी से निकाल लेंगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ध्यान रखेंगे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट को कवर किए होते हैं तभी सब सेलेक्ट होते हैं, अन्यथा नहीं होगा। जो 2 साल 3 साल लगेगा ना वो इसी वजह से लगेगा। तो आपको क्या करना है, कौन-कौन सा सब्जेक्ट बहुत ढंग से करना है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे इसको छोड़ देते हैं और इससे हर एग्जाम में जो है वो प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसको तो बहुत ढंग से करना ही है। इसके अलावा जनगणना सेंसस वाले जो प्रश्न हैं, जनगणना जनगणना एक 2011 का और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे में जो जनगणना दी हुई है उसको, उन दोनों को ही हमको बहुत ढंग से पढ़ना है। मैं बता दे रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही। नेक्स्ट हम देखें करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले एक साल का करंट अफेयर्स को आपको करना ही है ना। करंट अफेयर्स आप नहीं छोड़ सकते हैं। करीब 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स में कवर कर दिए जा रहे हैं और 20 दूनी 40 नंबर बहुत ज्यादा वेटेज है। और करंट अफेयर कई लोग ध्यान नहीं देते जिसके कारण नंबर कम हो जा रहा है। और अभी जो सिलेक्शन रेशियो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है, 80 88 90 नंबर तक बच्चे ले आ रहे हैं। तो आपको जो है वो एक एक चीज करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें ISFR, है छोटा सा पोर्शन है ना। तो इसमें जो फैक्ट निकलेगा इसको आपको करना है ISFR का, है ना। कुछ ही क्वेश्चन निकलेंगे लेकिन यदि उसमें से एक दो क्वेश्चन दे दिए गए तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। ठीक है, आपके मेंस में तो काम आएगा ही लेकिन प्री के लिए भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ISFR है। इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, नए अमेंडमेंट हुए हैं, बदलाव हुए हैं, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको स्किप नहीं कर सकती। आर्ट ट्राइब्स एंड कल्चर, ये मेन कोर सब्जेक्ट के ही रिलेटेड भाग हैं तो इनको तो करिएगा ही। एक बच्चे छोड़ देते हैं दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी। फिलोसॉफी से बेसिकली जो है वो कुछ गिने चुने पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, उसको थोड़ा सा डेप्थ में देखने की आवश्यकता है ना। बेसिक क्वेश्चन पूछता है, इतना डेप्थ में जाके नहीं पूछ रहा है। चारवाक दर्शन हो गया, गीता से कुछ भगवत गीता से जो है वो प्रश्न आ जाते हैं, है ना। तो आपको बहुत ढंग से इनको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से थोड़ा सा डेप्थ में जाके इसकी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि इससे भी लगातार जो है वो प्रश्न पूछा गया है, ठीक। इसके अलावा साइंस, साइंस में जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है ना, कुछ जो बीमारी से संबंधित, आई से, प्रोटीन से, विटामिन से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस, तो इनसे जो है वो लगातार क्वेश्चन किए गए हैं। तो जो सिलेबस में है उन टॉपिक को बहुत ढंग से आपको कवर करना है। तो दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण था, अगर इसमें से कोई चीज आपने छोड़ा है तो वो आप कवर कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है ना। आधा घंटा भी देकर आप चाहें एक आध टॉपिक छूटा होगा तो कवर कर सकते हैं। अगर पूरा छूटा होगा तो नहीं कर सकते, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये टाइम जो है वो रिवीजन का टाइम है ना। एक आध टॉपिक छूटा है तो उसको हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट IMP, अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो आपके चांसेस चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो कम हो जाता है। क्या? MCQs। अगर आप केवल पढ़ रहे हैं, केवल रिवीजन कर रहे हैं तो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन लगाते टाइम दिक्कत होता है। और MCQ सॉल्व करने के बहुत जो है वो फायदे आपको होंगे। देखिए, MCQ सॉल्व करने से क्या फायदा होता है, तो कई सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं मित्रों कि हम जानते हैं कि वो स्टेटमेंट में कि एक से दो स्टेटमेंट पता है, बाकी हम क्वेश्चन नहीं पता रहता। कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसकी जानकारी ही नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने MCQ सॉल्व किया है, और कितना MCQ, लगभग 8,000 से 10,000 MCQ सॉल्व किया है ना। मैं नहीं बोलता आपने कहीं का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, अच्छा है, वो आपका जो आकलन करेगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आकलन करने के लिए, लेकिन इसके अलावा यदि आपको एग्जाम में सही से क्वालिफाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से 10,000 MCQ जो है वो क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपका जो है वो प्रिपरेशन एग्जाम जो है आसानी से निकल जाएगा,
सारे क्वेश्चन जो इधर उधर से, मैं ये मान सकता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन में एक आध स्टेटमेंट पता नहीं होगा, लेकिन अधिकतर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बन जाएंगे, जो आपके भय को, जो आपके डर को खत्म कर देगा जब आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए रहेंगे। ठीक, तो ये 3 चीजों पर आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद आपको जो है वो पछताना पड़े मित्रों, तो वो बहुत ढंग से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। नेक्स्ट में आप नई चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।